जय हिंद सभी को मेरी तरफ से, और एक नई सफलता की कहानी में आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि पिछली बार हम सूरज से मिले थे, जो कि ग्रुप डी रेलवे में अभी पुणे में जॉब कर रहे हैं, और उनकी आपने सफलता की कहानी को बहुत अप्रिशिएट किया था। इसी प्रकार से आज हम एक नए चेहरे से मिल रहे हैं, जो कि हैं सुमित, और ये वर्तमान में अभी इंडियन रेलवे में लोको पायलट हैं। तो यहाँ आज आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। क्या होती है लोको पायलट की जॉब, क्या एडवांटेज हैं इसको करने के, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, क्या सैलरी होती है, क्या बाउंडेशन होती है, सारी बारीक से बारीक जानकारियाँ आज आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ऐसी ही सफल कहानियां जो है आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न मैं सुमित से करता हूं। सुमित, आपके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सभी व्यूअर्स को कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, इसके बाद में हायर एजुकेशन में आपने क्या किया है, और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इन 3 सवालों का आप पहले सभी को जवाब दीजिएगा। मैं बेसिकली एक गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव का नाम अरूद है, जो कि पंधाना तहसील के अंतर्गत आता है। वहीं पर मेरा जन्म हुआ, और जो प्रारंभिक शिक्षा थी मेरी स्कूलिंग 10th तक मेरी गांव में ही कंप्लीट हुई है। सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद 11th 12th जो था उसके लिए मुझे खंडवा आया था। जनता हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th कंप्लीट किया मेरा। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन में डिप्लोमा किया मैकेनिकल ब्रांच में MJP पॉलिटेक्निक कॉलेज खंडवा से। ये मेरे अभी तक की पूरा एजुकेशन। अच्छा। और अभी फ़िलहाल के तौर पे आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, क्योंकि आप लोको पायलट हैं, तो आप लोको पायलट के तौर पे अभी कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिली हुई है, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं? मैं WCR जोन में भोपाल डिवीज़न के अंतर्गत इटारसी लॉबी में पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे, यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, WCR इसको ही कहते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है के इटारसी जो है स्टेशन के ऊपर अभी सुमित जो है वो पोस्टेड है एज अ असिस्टेंट लोको पायलट। सही कहा मैंने? यस। तो सुमित, कैसा ये रहा सफ़र यहाँ तक पहुँचने का? आपने जैसे बताया कि आपने पॉलिटेक्निक के बाद में पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया, और पॉलिटेक्निक के पहले आपने 12th कंप्लीट किया था। 12th के बाद पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ब्रांच लिया आपने, या और कोई ब्रांच था आपका? मैकेनिकल ब्रांच था। तो मैकेनिकल ब्रांच के बाद आपकी जर्नी सफलता की कैसी रही? और क्योंकि ऑब्वियसली आप एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ का भी आप थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको, जिसको कहना चाहिए कि गाइडेंस मिला, या क्या सारी चीज़ें हुई, ताकि मैक्सिमम लोग समझ सके कि बड़ी खंडवा एक छोटा सा शहर में, आप सबको बता दूं कि खंडवा एक बहुत छोटा शहर है, और इस छोटे से शहर में भी सुमित ने मेहनत करके सफलता हासिल करी है। तो मैं सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि छोटे शहरों में भी बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आप सही लोगों के संपर्क में आए। तो सुमित, थोड़ा सा आपके जर्नी को बताइए कि आपने इस लोको पायलट तक पहुंचने का सफ़र कैसे इस्तेमाल किया। जैसा कि डिप्लोमा कर लिया जाए या इंजीनियरिंग कर लिया जाता है, तो हर एक स्टूडेंट का थिंकिंग यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जाए, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी रहता है किसी भी स्टेट का, वहाँ जाया जाए तो जॉब आसानी से मिल जाती है। सेम मेरा भी हुआ था। ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद मैं भी चला गया था पीतमपुर वगैरह, इंदौर वगैरह जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ जो पैकेज मिला या भी जो भी सैलरी दे रहे थे उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, कि मतलब इससे अपन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। वापस आया, फिर मेरे साथ के कुछ दोस्त लोग थे जो कि एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे पहले से। उन्होंने मुझे बताया कि आजा तू भी एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, फिर जैसा तेरे को ठीक लगेगा वैसा कर लिया जाएगा। फिर जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ जो अभी ये जो सीरीज़ चल रही है सफलता की कहानी, बहुत पहले से चली आ रही है। उस समय भी हमने 1-2 सेमिनार अटेंड किए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट सेक्टर के बजाय हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई किया जाए। और फिर जगह भी अच्छी मिली। खंडवा जैसे शहर में पहली बात तो इतनी बढ़िया जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर ने वो स्थान हमें प्रोवाइड किया। मतलब एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, सर के साथ बात कर रहा हूँ या आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, तो उसके पीछे सर का सपोर्ट सिस्टम बहुत काम करता है। ये इंस्टीट्यूट परिवार की तरह जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। क्योंकि जब मैं आया था तो बस
एक स्टूडेंट क्या सोच के आता है कि बस जाएंगे पढ़ेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस कहीं और ट्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ का जो फंडामेंटल था, जो भी यहाँ बेसिक वगैरह है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कैसे गाइड किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फील हुआ कि आसान है, कर लिया जाएगा। तो वो सारी सुविधाएं मिली हमें। जब भी थोड़ा लगता था कि नेगेटिव हो जाएंगे या नहीं हो पाएगा, सर से बात करते थे, आप हमें बहुत अच्छे से समझाते थे, तो लगा कि हाँ आसान है, हो जाएगा। और एक दिन वो आया कि जब आसान लगने लगा और आज आपके सामने बैठे हैं। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए बहुत मदद की है। बहुत बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। और जो अगला सवाल है वो मेरा इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए है कि आप क्या डिफरेंस, आप क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ऑब्वियसली आप उसके जो है वो प्लस को जानते होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी के लिए कि आपको क्या डिफरेंस दिखता है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में? क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगता है? क्या आप ऐसी लग्जीरियस लाइफ या ऐसी कौन सी ज़िंदगी जीते हो ताकि आपको फील होता है कि आप प्राउड महसूस करते हो कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया इतना मेहनत करने का, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने का, और आज आप वो लाइफ जी रहे हो? तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस सबसे बड़ा तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा पैकेज मैं नहीं मानता हूँ कि शायद ही मिल पाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, आदमी अगर जॉब सोचता है करना तो इसीलिए जाता है कि एक पैकेज अच्छा मिल जाए। तो वो पैकेज जो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में मिला वो शायद प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल पाता। दूसरा जो फिर एक सोसाइटी में जो सम्मान मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर के बजाय मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलता है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत आगे होता है। रिस्पेक्ट होती है हर जगह, एक नाम होता है कि हाँ मतलब वो गवर्नमेंट में जॉब करता है। मतलब देखा जाए तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका पैकेज मेरे बराबर है, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण उनको कम लोग जानते हैं जितना कि मुझे जानते हैं। मेरे समाज से हो सकते हैं वो, या मेरे सोसाइटी से हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप सीधे सीधे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चीज़ एक अच्छा प्राउड फील करती है। ये एक मैं इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूँ, ये तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सुमित ने डिस्कस किए हैं, पहला कि आपको एक सोशल एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा मिलता है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो दूसरी बात पैकेज की हम आखिरी में बात करेंगे, कितना सैलरी होता है जो कि ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए, और सुमित अभी एज अ असिस्टेंट लोको पायलट क्या ले रहे हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसे हम हमेशा अपने दिल में बैठा के रखते हैं जब हम यहाँ पर मेहनत करवाते हैं किसी स्टूडेंट को, और वो है अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना। मैं हमेशा मानता हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो सीधे सीधे तौर पे देश की सेवा कर रहा है, देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने सेवाओं से, अपने काम से। और वही चीज़ जो है सुमित ने अभी बताई कि वो फील करते हैं कि हम देश के लिए कोई काम कर रहे हैं। अगला सुमित मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि फिलहाल के तौर पर जिस पोस्ट पे आप हैं असिस्टेंट लोको पायलट, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है? मतलब असिस्टेंट लोको पायलट को क्या काम करने होते हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और आपको क्या फील होता है कि आप जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो तो आपको कितना प्राउड फील होता है कि हाँ मैं एक ऐसी पोस्ट पे हूँ जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है ये काम करना। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब होती है वो पूरी तरीके से ट्रेन संचालन से जुड़ा होता है। नाम में पायलट है तो आप समझ सकते हो कि ये ट्रेन संचालन करते होंगे। तो उसमें दो लोग होते हैं, एक लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, बराबर भी होती है। और रेलवे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोको पायलट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ इस तरीके से होती है कि जब आप ड्यूटी, आपको 1-1.5 घंटे पहले आपको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है कि आपकी गाड़ी ये इतने बजे रहेगी। फिर हम 1.5 घंटे में वहाँ लॉबी पहुँचते हैं, ऑन ड्यूटी करते हैं। उसके बाद गाड़ी पर जब जाते हैं तो हमारा काम एक असिस्टेंट लोको पायलट का होता है कि पहले तो पूरा आपको गाड़ी चेक करनी है, जो पावर है उसको चेक करना होता है कि उसमें जो चल के आ रहा है उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम जो बीच सेक्शन में आपको कोई दिक्कत दे दे जिसकी वजह से ट्रेन संचालन बाधित हो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद संचालन के दौरान भी हमको पूरी तरीके से अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे सिग्नल कहाँ लगे हुए हैं,
कहाँ हमको स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, स्पीड क्या रही हमारी गाड़ी की, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। ड्राइवर को भी, जो हमारे सीनियर होते हैं लोको पायलट, उनको भी वॉच करना होता है कि वो जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन उनको फॉलो कर रहे हैं, या अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको एक्नॉलेज करवाना पड़ता है कि सर आगे ऐसा ऐसा है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो जो गाड़ी आ रही है उसमें करोड़ों का माल होता है, जिसको पहुंचाने पर जो सरकार को जो फ़ायदा मिलता है वो भी लाखों करोड़ों में ही होता है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अब अपने कंधों पे होती है कि हमारे ऊपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक प्राउड फील होता है कि हम देश के लिए सीधे सीधे अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और फिलहाल के तौर पर जैसे कि अभी आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं, तो इस पोस्ट में आगे तक की जो ग्रोथ रहती है उसके बारे में यदि आप सभी को बता सकें, तो सभी लगभग ये जानना चाहते हैं कि यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट यदि शुरू करते हैं तो आप कहाँ या किस स्तर तक पहुँच सकते हैं? दो तरीके हैं आपको आगे जाने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट से। एक तो जो आप खुद इसी डिपार्टमेंट में आगे जब जाएंगे तो वो अलग है, डिपार्टमेंटल आप एग्ज़ाम दे के जाना चाहते हैं तो वो अलग है। तो अगर फील्ड की बात की जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है उसका जब प्रमोशन होता है पहला, तो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट होता है। उसके बाद वो सेंटर पोस्ट होती है, उसके बाद वो लोको पायलट गुड्स बनते हैं। और जब लोको पायलट गुड्स के बाद जो अगला पड़ाव होता है वो होता है लोको पायलट मेल, जो पैसेंजर गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी चलाते हैं वो होते हैं। उसके बाद भी कुछ लोगों को मौका मिलता है अपने मतलब जॉब पीरियड बचा हुआ है, रिटायरमेंट का पीरियड बचा है, तो राजधानी, तेजस, हमसफ़र ऐसी स्पेशल जो वीआईपी गाड़ियाँ होती है वो चलाने का मौका भी मिलता है। ओके, तो ये अंत तक का है कि एक व्यक्ति जो है वो अंत में जाकर के राजधानी एक्सप्रेस जो है, वंदे मातरम, ये जो बड़ी जो हाई स्पीड ट्रेन से, लग्जीरियस ट्रेन से, इनको चलाने वाला, और ऐसा बहुत जो ड्राइवर होते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ड्राइवर का सोफिस्टिकेटेड होना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को ही जो है ये गाड़ी चलाने को मिलती है, ये जैसे सुमित आपने बताया। और जैसे डिपार्टमेंटल अगर जाना चाहे तो एक असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है वो डीआरएम तक पहुंच सकता है। ओके, डिपार्टमेंटल आप लोग काबिलियत है, आपके पास एजुकेशन है, ओके, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप किसी डिवीज़न के मैनेजर तक के पोस्ट पे जा सकते हैं, यानी पूरा डिवीज़न जो है आपके कहे अनुसार चलेगा। तो ये डीआरएम पोस्ट जो होती है ये रेलवे में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है सुमित, और मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि फ़िलहाल के तौर पर जो है आप सोशली कितना खुश हैं? मतलब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जॉब लगने से पहले की लाइफ और जॉब लगने से बाद की लाइफ में आप क्या डिफरेंस देखते हो? जॉब लगने से पहले जैसे मेरी लाइफ थी, मैं कहीं अगर जाता था तो नॉर्मली जब पहले कॉलेज करते थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, सबको पता था कि अभी ये पढ़ रहे हैं। लेकिन जब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद का जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन था लगभग 1 से 1.5 साल का, उस ड्यूरेशन में जब कहीं जाते थे तो हर किसी का एक ही सवाल रहता था कि क्या कर रहा है भाई। तो वो थोड़ा फीलिंग अजीब सा होता था कि यार मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये, अब क्योंकि हर किसी को समझा नहीं सकते कि आप क्या कर रहे हो, उनका जो सामने वाला पूछ रहा है वो व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। वो यही सोचता है कि एजुकेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, आप 2 महीने में इसकी जॉब लग जानी चाहिए। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो मैंने उन लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव चीज़ें हमेशा दूर रखी। और लेकिन अब जब मैं जॉब लगने के बाद जाता हूँ तो वही लोगों के बीच में जो मुझे सम्मान और इज्जत मिलती है, अगर मैं दूर खड़ा हूँ 4 लोगों के बीच में तब भी दूर से व्यक्ति आएगा और मुझसे हाथ मिलाएगा, नमस्कार करेगा, मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ हासिल किया है। कि जो व्यक्ति मुझे पहले पूछते थे कि भाई क्या करेगा, कब तक करेगा, कहीं प्राइवेट में कर ले, कुछ तो कर ले, वो व्यक्ति आज सामने से आके मेरे से बात करता है, अच्छा फीलिंग होता है, इम्पोर्टेंस अच्छी लगती है। हाँ सर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसी इम्पोर्टेंस की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने पागलों समान मेहनत करते हैं, क्योंकि सोशली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और कहीं ना कहीं एक उसकी वजह से एक सेलिब्रिटीनेस का भी जो है वो एहसास होता है। सुमित, मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल के तौर पर आपकी सैलरी क्या है और कितने पे स्केल पर हैं, और भविष्य में जो है यदि हम बात करें कि जो हाईएस्ट पैकेज होता है लोको पायलट का वो कहाँ तक जाता है, यदि आप बताना चाहें। अभी जैसा मेरा बेसिक जो बनता है वो
32-33,000 समथिंग बनता है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो, और जो बाकी सारी चीज़ें सुविधाएं जो देती है वो सब मिला के मेरा अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बनता है वो 60,000 के समथिंग बनता है। 60,000 के करीब आपका सैलरी बनता है। और पर मंथ 60,000 मैं मानता हूं कि बहुत हैंडसम पैकेज है। यही काम जो है आप बहुत समय के बाद किसी सेक्टर में जाकर के हासिल करेंगे। और मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि सुमित ने स्कूलिंग करी है एक ऐसे स्कूल से जो कि सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगी। नंबर 2, पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने पॉलिटेक्निक करा, जिसमें भी बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए फीस नहीं होती। तो इतना स्मार्ट डिसीजन लिया है सुमित ने। और आप समझ लीजिए कि यही 6 लाख का पैकेज उठाने के लिए कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कम से कम आपको MBA होना ज़रूरी होगा, तभी जाके आप इतना बड़ा पैकेज एक बार में उठा पाएंगे। या फिर आपको कम से कम 7-8 साल 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में हो सकता है कि आपको ये पैकेज मिले। तो गवर्नमेंट सेक्टर का यही फायदा है कि एक 22-23 साल का व्यक्ति है, उसने सही एजुकेशन लिया, ग्रेजुएट हुआ और फाइनल जो है वो आज 60,000 जो है पर मंथ की सैलरी जो है वो ले रहा है और अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी रहा है। तो फिर भी सुमित, इसके बाद में जो सीनियर मोस्ट जो आपकी पोस्ट होती है, जैसे आपने बताया राजधानी ड्राइवर होते हैं, तो वो कितना जो है पैकेज या उनका जो है सैलरी कितना लगभग होता होगा? वो अलग अलग वेरी करता है, लेकिन जो क्राइटेरिया उसका वो होता है 150 to 2 लाख। 1.5 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी एक लोको पायलट को मिल सकती है। ये बात एक बहुत शानदार बात है और यही इसी चीज़ की वजह से लोको पायलट की जॉब जो होती है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक इतनी चाहने वाली जॉब होती है। तो सुमित, अंत में ये बता दीजिए कि यदि किसी को गवर्नमेंट जॉब में लोको पायलट बनना है तो उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए? आप अगर कोई जाना चाहता है एज ए लोको पायलट इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, जैसे CS हो गया। CS या सिविल वाले इसमें नहीं जा सकते, टेक्निकल फील्ड से होना। क्योंकि इंजन्स जो है वो या तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है या डीजल लोकोमोटिव है, तो या तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या फिर आपका मैकेनिकल होना चाहिए। तो आप आसानी से उसके बेस पे जो वैकेंसी आती है, वैकेंसी भरी है, उसके बाद उसकी एग्ज़ाम होती है। तो एग्ज़ाम 3 राउंड में होती है। हमारा टाइम पे 3 राउंड हुए थे उसके। पहला CBT 1 होता है जिसमें बेसिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और करंट अफेयर वगैरह यही होता है नॉर्मल। उसके बाद जो सेकंड CBT होता है उसमें टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK होता है, दोनों मिला के उसका पेपर होता है। और सेकंड राउंड क्लियर होने के बाद आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो साइको टेस्ट जब क्लियर हो जाता है उसका मेडिकल होता है, उसके बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट जहाँ भी आपने अप्लाई किया था वहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। और अंत में सुमित, यदि आप हमारे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहते हो कि वे यदि डिमोरलाइज हो रहे हों तो हिम्मत रखें, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब आपने सोचा होगा कि शायद मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, और आज आप एक सफल व्यक्ति के तौर पे यहाँ बैठे हो। तो कुछ लोग यदि आपको सुन रहे हो तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे कि आप हिम्मत मत हारिए, या जो भी आपका भावना है उन्हें बताने का? सबसे बड़ी बात होती है जब आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मायने रखती है। जैसे फैमिली को पहले तो सपोर्ट होना ज़रूरी है, फैमिली का। तो फैमिली का सपोर्ट लेना या आपके हाथ में कि आप उन्हें किस तरीके से गाइड कर रहे हो कि हम क्या करने वाले हैं। उनको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो और क्यों कर रहे हो, तभी आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे पड़ाव प्रिपरेशन जब करते रहते हो, पड़ाव आते हैं जब आप डाउन भी जाते हो, अप भी होते हो। जब डाउन जाता है आदमी टूट जाता है, वो सोचता है कि अब नहीं हो पाएगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा ग्रुप D में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे दोस्तों का हो गया था साथ में जो थे, मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ही मेरे से हो पाएगा। लेकिन मैं जिस जगह से तैयारी कर रहा था, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से ही तैयारी कर रहा था, यहाँ मुझे जो सपोर्ट मिला, मेरे साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त थे उनसे मुझे सपोर्ट मिला। फिर मैंने सर से बात की थी कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में।
कि सर ने मुझे गाइड किया अच्छे से, एक बड़े भाई की तरह मुझे समझाया कि एक फेलियर की वजह से आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, आप में वो काबिलियत है। मतलब मैं ये मानता हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हो कहीं से भी कर सकते हो, एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप वो जो दौर आता है कि जब आपको लगता है, क्योंकि आएगा, ये ऐसी बात नहीं कि किसी को नहीं आता है, हर किसी के जीवन में आएगा वो फेस कि आपको लगेगा कि आप नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। उस समय आपको संभालने वाला अगर कोई होगा तो वो या तो आपके साथ में पढ़ने वाला हो सकता है या जो आपको पढ़ा रहा है वो हो सकता है। तो वो जो माहौल मुझे मिला तो यहाँ मिला और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैं कहीं और से तैयारी करता शायद मुझे लगता है कि ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बाद मैं छोड़ चुका होता और आज गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वे पहली बात तो अच्छी जगह का चयन करें और दूसरी बात ये है कि अपने आप पे विश्वास रखिए। मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरीके की सफलता की कहानियाँ मैं आपके साथ में इसलिए साझा कर रहा हूँ, निराश मत होइए। कभी कभी सफलता मिलने में समय लग जाता है, लेकिन हर एग्ज़ाम में सफल ना होना ये बताता है कि हमारी तैयारी में कमजोरी है, कमी है। आप उसको अपने आप से बेहतर करिए। कोई एक एग्ज़ाम होगी जब आप जरूर सफल होंगे। तो इस सफलता की कहानी को अगली एक कहानी के साथ फिर आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। अपना ख्याल रखें और दिल से मेहनत करें। थैंक यू।